हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान का जो यह चैप्टर है धातु तथा अधातु, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हम दोस्तों एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। जो हम बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। हम यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कराई जाता है। दोस्तों जो यह चैप्टर है धातु तथा अधातु, इस चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं। जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लिए हैं और केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में समय कम बचा है, इसलिए केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है, खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए हम दो कॉलम बना लिए, एक में लिखे हैं खनिज और दूसरे में लिखे हैं अयस्क। तो खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले हम दोस्तों पहला इसका परिभाषा लिख देंगे, यानी खनिज का परिभाषा और अयस्क का परिभाषा। तो देखिए दोस्तों खनिज किसे कहते हैं, जमीन के नीचे क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे जमीन से जो जेसीबी से खुदाई करके कोई लोहा का सामान या कोई भी धातु जिस रूप में प्राप्त की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, खनिज कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों जमीन के अंदर से सोना खोद कर निकाला जाता है तो वो क्या है दोस्तों, खनिज है। लोहा धातु, कोई भी धातु जब जमीन के अंदर से जिस रूप में निकाली जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रकृति में जमीन के नीचे, क्या दोस्तों, प्रकृति में जमीन के नीचे धातु है जिस रूप में पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। जिस रूप का मतलब जैसे किसी में मूर्छा लगा रहेगा, कोई खराब हो गया रहेगा, किसी में मिट्टी लगा रहेगा, यानी जिस रूप में पाया जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, खनिज। अब देखिए अयस्क किसको कहेंगे, जिन खनिज को, यानी जो खनिज है जो जमीन के अंदर से पाया गया है उसको धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। यानी जिन खनिज से धातु हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए दो चित्र है, या जमीन के अंदर से सोना निकला है तो इसमें देखिए जंग लगा है, ऊपर खाबड़ है, यानी अच्छा नहीं है, तो यह जमीन से निकला है तो इसको क्या कहेंगे, खनिज। और इसी को क्या किया दोस्तों, मशीन द्वारा ये अच्छा सोना बना दिया गया है, इसमें सिक्का बनाया गया है, ये बिस्कुट बनाया गया है, तो यह क्या हो गया, अयस्क हो गया। जो यह खनिज है दोस्तों, जो सोना में मिट्टी उट्टी लगा है, इसको कम खर्चे में यानी आसानी से हम सोना का सिक्का बना लिए हैं तो इसी को क्या कहेंगे, अयस्क। यानी जिन खनिज को हम आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। अब बहुत ऐसे लोहा होगा, जैसे यहाँ पे देखिए यह है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या है, यह क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, क्योंकि यह क्या है, बहुत खराब हो गया है, सोना ही है, लेकिन यह क्या है, यह इससे धातु नहीं प्राप्त हो सकती, सोने का सिक्का नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यह बेकार हो गया है, तो यह क्या है, अयस्क नहीं है। दूसरा अंतर देखिए दोस्तों, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। क्या दोस्तों, सभी खनिज अयस्क नहीं होता, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या दोस्तों, जो अयस्क है वो पहले तो खनिज ही रहेंगे, खनिज यानी जो पहले जमीन से निकाला रहेंगे, तो सभी अयस्क यानी जितना अयस्क है वो क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं। तीसरा अंतर क्या है दोस्तों, सभी खनिज से धातुएं प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी खनिज से क्या होता है, धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखिए यह खनिज है लेकिन इसे धातु प्राप्त नहीं किया गया है, सभी अयस्क से धातु प्राप्त किया जा सकता है। चौथा अंतर हो जाएगा दोस्तों उदाहरण। क्या दोस्तों, उदाहरण, खनिज का उदाहरण हो जाएगा कापर पायराइट। कापर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कापर पायराइट का सूत्र बताइए, तो कापर पायराइट का सूत्र क्या हो जाएगा, CuFeS2। अब देखिए अयस्क, अयस्क का उदाहरण क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, जो यह पॉइंट है इसको इंटू पढ़ते हैं, तो यह क्या हो गया, बॉक्साइट का सूत्र होगा। बोर्ड एग्जाम में आपसे बॉक्साइट का सूत्र भी पूछा जा सकता है। और क्या हो गया दोस्तों, जिंकाइड, ZnO, यह क्या है दोस्तों, अयस्क का है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि खनिज किसे कहते हैं तो आप केवल यह लिख दीजिएगा, प्रकृति में जमीन के नीचे धातुएं जिस रूप में पाई जाती है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। केवल इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। या बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछे कि अयस्क किसे कहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, जिस खनिज से धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि भर्जन किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, भर्जन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जो अयस्क है दोस्तों वो वायु की उपस्थिति में, नहीं, जब वायु रहेगा
तब उसको गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इसका उदाहरण भी लिख दीजिएगा, 2ZnS प्लस 3O2। इसको क्या करना है दोस्तों, वायु के उपस्थिति, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो जब वो ऑक्सीजन है इस समय इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ZnS या क्या है दोस्तों, अयस्क है। इस अयस्क को O यानी ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक, निस्तापन देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि निस्तापन किसे कहते थे। इसका आंसर, अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या दोस्तों, जो निस्तापन है वो वायु के अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, लेकिन वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। भर्जन निस्तापन में क्या अंतर है, भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे अयस्क को, और निस्तापन में जो अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति का मतलब जब वायु नहीं रहेगा, वायु नहीं रहेगा तब हम जब गर्म करेंगे अयस्क को, उसको हम लोग कहेंगे निस्तापन। उदाहरण ZnCO3, यह क्या है दोस्तों, अयस्क है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना है, अब इसको गर्म करेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, या विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। यह बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या दोस्तों, क्रियाशीलता के आधार पर इसको रखेंगे। देखिए के यानी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, यानी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा वो 1 नंबर पे है, उसके बाद क्या करेंगे, उससे कम क्रियाशील वाले, उससे कम क्रियाशील वाले, तो यह 6 नंबर पे है। 7 नंबर पे उससे कम क्रियाशील वाले, 8 नंबर पे उससे कम क्रियाशील वाले, और 18 नंबर पे सबसे कम क्रियाशील वाले धातुओं को रख दिया है। तो यह सब क्या है, धातु है, K, Ba, Sr, Ca, इन सभी धातुओं को हम क्या किए हैं, क्रियाशीलता के आधार पर सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता जो रहेगा उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे कम क्रियाशील रहेगा उसको सबसे नीचे रखेंगे। तो इस आधार पर व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो केवल बोर्ड एग्जाम में आप क्या लिख देंगे, धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आपको 2 नंबर या 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर मिलेगा, और 4 नंबर में पूछा जाएगा तो 4 नंबर मिलेगा। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का गुण क्या होता है। तो देखिए पहला गुण है हाइड्रोजन H से ऊपर। देखिए कहाँ है, हाइड्रोजन H है से ऊपर या पहले, यानी H कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, तो 13 नंबर से पहले वाली धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। क्या दोस्तों, जो यह 13 नंबर वाली हाइड्रोजन है, इससे ऊपर की जो धातु है, यानी पहले यह 12 नंबर 11 नंबर वाला, यह सब क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा इसका गुण क्या होगा, इस श्रेणी में धातु का स्थान जितना अधिक पहले होगा, हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी। तो देखिए दोस्तों, इस श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना पहले होगा, जितना यह पहले रहेगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता रहेगी। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग क्या है, क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है दोस्तों, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। क्रियाशीलता के आधार पर रखा गया है तो क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। और दूसरा उपयोग है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों धातु अधातु चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस जरूर करें।